कल हम लोग फैंटेसी के बारे में पढ़ रहे थे ना, अब उसको हम मुक्तिबोध की कविता से जोड़ते हैं। अभी तक तो सिद्धांतिक बातें कहें, ठीक है, और उसमें हमने ये देखा कि फैंटेसी जो है उसका संबंध हमारे अवचेतन से होता है, और स्वप्न में जिस तरह से जो बिंब होते हैं वो असंबद्ध होते हैं, एक दूसरे से तार्किक रूप में जुड़े हुए नहीं होते हैं। उटपटांग सा देखते हैं ना हम लोग, फिर लगता है अरे इसका क्या अर्थ है। तो उसी शिल्प का इन्होंने प्रयोग किया। और फैंटेसी बनती क्यों है? फैंटेसी कभी भी संतुष्ट व्यक्ति नहीं बना सकता है। जो व्यक्ति अपनी स्थिति से बिल्कुल संतुष्ट है वो दिवा स्वप्न नहीं देखेगा। देखेगा नहीं ना। दिवा स्वप्न वही देखता है या फैंटेसी में वही खो जाएगा जो असंतुष्ट होगा ना अपने जीवन से। ठीक है, बहुत पैसे की इच्छा है, महल चाहिए, ठीक है, सपने देखने लगे, दिवा स्वप्न, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, है ना, BMW में घूम रहे हैं, बड़े बड़े कार में। फैंटेसी क्योंकि असंतुष्ट है। लेकिन जिसके पास वो ऑलरेडी पहले से है वो देखेगा दिवा स्वप्न? नहीं, कभी नहीं देखेगा। तो जब भी फैंटेसी बनती है वो हमारी असंतुष्ट इच्छाओं से बनती है। हमारे सपने भी जब आते हैं तो वो हमारी असंतुष्ट इच्छाओं की उपज होते हैं। कहते हैं ना कि जो खुली आंखों में हम नहीं पूरा कर पाते हैं, सपने में वो चीज़ें हम लोग सपनों के माध्यम से अपनी उस इच्छा को पूरा करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो हमेशा फैंटेसी असंतुष्टि का परिणाम होती है। सवाल यह है कि जब फैंटेसी शिल्प का मुक्तिबोध प्रयोग करते हैं अंधेरे में, तो आखिर मुक्तिबोध की कौन सी असंतुष्ट इच्छाएं होंगी, ये तो जानना होगा ना। रचनाकार फैंटेसी का प्रयोग करता है और फैंटेसी का प्रयोग मुक्तिबोध ने ही शुरू किया था। उनकी पूरी कविता कहते हैं कि एक बड़ी फैंटेसी है। जैसे लगता है मानो एक लंबी कविता का ही छोटा छोटा अंश है, सारी कविताएं, पूरी कविताएं एक लंबी कविता है। तो आखिर मुक्तिबोध की क्या असंतुष्ट इच्छाएं थी? तो हालांकि रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे आलोचक ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मुक्तिबोध में जो फैंटेसी है या जो मैं है, मैं जो आया है, वो असंतुष्ट व्यक्ति है, व्यवस्था से असंतुष्ट व्यक्ति है, ठीक है। और यह भी कि वो जो व्यक्ति है उसको नई कविता का जो लघु मानव है, जब नई कविता आपने पढ़ा होगा तो नई कविता में लघु मानव की परिकल्पना की गई है। विजय देव नारायण शाही, जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, इन सब की कविताओं में वो लघु मानव आता है। और यह लघु मानव वह है जो कि औद्योगिकृत शहरों में अकेला व्यक्ति है, मामूली व्यक्ति है, लेकिन वो मामूली होने के बावजूद अपने आप में उसका महत्व है। वो कुंठित है, हताश है, निराश है, समाज से कटा हुआ है। जैसे हम शहरों में रहते हैं तो समाज से कट जाते हैं ना, जिंदगी की जटिलताओं में हमें नहीं पता कौन पड़ोस में है, हम दूसरों से मतलब नहीं रखते हैं, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में हम भी तो अकेले हो जाते हैं ना, और अपने अकेलेपन में असहाय होते हैं, कुंठित होते हैं, निराश होते हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मुक्तिबोध के अंधेरे में का जो मैं है उसे वैसा ही मनुष्य माना है। लेकिन इसका ये बात तर्कसंगत नहीं लगती है, क्योंकि मुक्तिबोध
का यह जो मैं है इसमें, यह समाज को बदलना चाहता है। ठीक है ना। मुक्ति बोध की पूरी चिंता उनके अपने जीवन को लेकर नहीं थी। मुक्ति बोध समाज से की चिंता से प्रेरित होकर के, समाज की चिंता से प्रेरित है उनका पूरा काव्य संसार, है ना। और ये मुक्ति बोध की कविता की पंक्तियों से भी स्पष्ट होता है। जैसे वो कहते हैं कि मेरे सभ्य नगरों और गांवों के सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे। यानी कि उनकी चिंता यह है कि मेरे जो ये नगर हैं, जो कहने को सभ्य हो गए हैं, सभ्य हो गए हैं क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा अच्छा खाते पीते पहनते ओढ़ते हैं, तो क्या हम सभ्य हो गए? नहीं। इसी में ना अज्ञे ने प्रश्न उठाया था कि सांप तुम सभ्य हुए नहीं, नगरों में रहना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। हम ऐसे जहरीले हो गए नगर में, स्वार्थी, लोलुप, आत्मकेंद्रित, अवसरवादी, सिद्धांतहीन, मौका परस्त, है ना, ऐसे हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसे सभ्य नगरों में भी मनुष्य दुखी है और गांवों में तो आर्थिक विपन्नता है ही। इसलिए वो दोनों को लेकर कहते हैं और अपना मंतव्य स्पष्ट करते हैं कि मेरे सभ्य नगरों में और गांवों में सभी मनुष्य सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे। ये मुक्ति बोध की चिंता है, ये मुक्ति बोध की कामना है, ये मुक्ति बोध की अगर कहें कि अतृप्त इच्छा क्या है जिससे वो फंटेसी रचते हैं, तो यही उनकी अतृप्त इच्छा है ना। इसलिए मुक्ति बोध यह भी कहते हैं कि मुक्ति कभी अकेले में नहीं होती है, वह जब भी होती है सबके साथ होती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कमा लिए तो हम मुक्त हो जाएंगे, जब सब के साथ मुक्ति होगी तभी मुक्त होंगे। जैसे गोदान में प्रेमचंद लिखते हैं ना, होरी कहता है कि अकेले मोटे होने में क्या सुख है ना। अरे मजा तो तब है जब सब मोटे हो एक साथ। मतलब मोटे होने का मतलब उसमें यह है कि सबकी समृद्धि हो। समझ गए ना। आज देखिए ना प्रभात खबर का एक न्यूज़, इनू में एक जमीन कारोबारी ने सुसाइड कर लिया, कनपट्टी पे गोली मार ली खुद को, और बेशकीमती कार है, अकूत संपत्ति होगी, फिर भी। तो ऐसा नहीं है कि सभ्य हो गए, समृद्ध हो गए तो सुखी भी हो गए। सुखी होना कुछ और होता है, ठीक है ना। और आदमी जितना आत्म केंद्रित होता है ना, उतना अधिक वो दुखी होते जाता है। स्वार्थी इंसान सबसे अकेला इंसान होता है, समझ रहे ना। जो स्वार्थी व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि वो किसी से नहीं जुड़ता है ना। वो तो जुड़ेगा ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने सुख की चिंता में दिन रात लगा हुआ है। तो मुक्ति बोध का मैं ऐसा नहीं है। और मुक्ति बोध की चिंता सिर्फ खुद की नहीं है, उन्हें तो अपनी कोई चिंता ही नहीं थी, जीवन भर तो संघर्ष ही करते रहे। उनकी चिंता इस समाज की थी, लोगों की थी, ठीक है। और उनकी अगर पूछें कि कौन सी अतृप्त इच्छा थी जिससे उन्होंने फैंटेसी रचा, तो उनकी अतृप्त इच्छा थी कि मेरे सभ्य नगरों और गांवों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे, कब सुखी होंगे, कब सुंदर होंगे, उनका जीवन सुंदर होगा और शोषण मुक्त। एक ऐसा समाज जहां पर शोषण नहीं हो, कोई किसी को दबाए नहीं, ठीक है। तो यह मुक्ति बोध की असंतुष्ट इच्छा थी, उनकी यह कामना थी, ठीक है। और इसी से फैंटेसी निर्मित होती है।
अंधेरे में का जो रचना विधान है, उसमें उनकी यही इच्छा सारे फैंटेसी को, सारे बिंबों को, सारे स्वप्न चित्रों को रचती है। ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने लिखा, कहीं कहा है कि जो है उससे बेहतर चाहिए, है ना। इस दुनिया को एक बेहतर चाहिए जो कि मैं हो नहीं पाता। ठीक है, कि जो है उससे बेहतर बने। और बेहतर क्या करता है? बेहतर साफ सफाई करता है ना, गंदगी की सफाई करता है। ये जो गंदगी है समाज में, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, है ना, पक्षपात, भेदभाव, आर्थिक असमानता, भयंकर गरीबी, यही तो हमारा समाज है ना, यही हमारा समाज है। हमारे देश में 1% जो लोग हैं उनके पास 40% संपत्ति है पूरे देश की, सिर्फ 1% लोग। और 99% जो लोग हैं उनके पास 60% है। आप सोचिए कितना अंतर है। तो वो समाज आज भी है, और वो समाज जो तब था वो आज भी है, वही समाज है। और जहां इतना आर्थिक असमानता होगी वहां पर वो व्यवस्था शोषण पर टिकी होती है। अगर सबको बराबर मिलता है तो वहां शोषण नहीं होता है। लेकिन किसी के पास सत्ता का केंद्रीकरण हो जाए, शक्ति का केंद्रीकरण हो जाए, पूंजी का केंद्रीकरण हो जाए, तो यानी उस समाज में बहुत भयंकर असमानता है। और जहां ऐसी असमानता होगी वहां पर असंतुष्टि होगी ना, होगी कि नहीं होगी? बोलिए। बिल्कुल होगी। तो ऐसा यह समाज है। इसीलिए मुक्तिबोध एक कविता उन्होंने लिखी है, भविष्य धारा कविता। उसमें पूरा जो एक बिंब रचा है ना, वो सीवर लाइन का बिंब रचा है। सीवर समझते हैं ना, जहां पर वो सारे टॉयलेट्स वगैरह के गंदगी जाती है ना, ठीक है, उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कहते हैं ना, सीवर जो होता है, उसमें वो बिंब रचते हैं और ये दिखाते हैं कि ये पूरा हमारा जो देश है वो सीवर में तब्दील हो चुका है। गंदगी है, मल है, और इसके भीतर धंस कर, घुस कर उस गंदगी को साफ करना होगा। अब यहां से जोड़िए मुक्तिबोध को, जो है उससे बेहतर चाहिए, दुनिया को एक बेहतर चाहिए जो कि मैं हो नहीं पाता। ये उनकी पीड़ा है। वो चाहते हैं कि इसकी सफाई हो, बदले समय, बदले समाज, दुनिया बदले, गैर बराबरी न हो, शोषण समाप्त हो और हर मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त हो। ये है असंतुष्टि मुक्तिबोध की। और इसी असंतुष्टि से फैंटेसी जन्म लेती है। जैसे हम असंतुष्ट होते हैं, तुम्हारे सपने जन्म लेते हैं ना, और हमारी असंतुष्टि से ही हमारे दिवस स्वप्न जन्म लेते हैं ना, डे ड्रीमिंग हम करते हैं। वैसे ही मुक्तिबोध की ये असंतुष्टियां हैं, उनकी हताशाएं, उनकी निराशाएं कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, सब कुछ इस समाज से जुड़कर है। और तब वो फैंटेसी लिखते हैं। उनकी अलग अलग कविताओं में, है ना, भूल गलती कविता हो, लकड़ी का रावण कविता हो, है ना, ब्रह्म राक्षस कविता, अंधेरे में कविता, जितनी कविताएं हैं, सारी कविताओं में मूल भावना उनकी यही है कि शोषण मुक्त, बराबरी पर आधारित समाज बने। समझ में आ गई बात? इसके लिए वो फैंटेसी रचते हैं। अब सवाल यह है कि यह जो फैंटेसी उन्होंने रचा, मतलब यह जो कहिए कि जिसको वो सीवर लाइन कहते हैं, जिसको वो कहते हैं कि गैर बराबरी पर जो आधारित समाज है, जिसको वो बदलना चाहते हैं, ये बदलेगा कैसे? बदलेगा कैसे? तो कहते हैं कि हर युग में
बदलाव का वाहक कौन होता है? मध्य वर्ग, है ना। मध्य वर्ग बदलाव का वाहक होता है, समाज को बदलता है। आप हमारे देश का इतिहास पढ़ेंगे तो जो राजनीतिक बदलाव आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, वो बदलाव मध्य वर्ग के लोग लाए ना। उसमें अधिकांश तो वकील थे और बहुसंख्यक वकील ही थे, कुछ बाकी थे जो वो पत्रकार थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, विदेशों से शिक्षित लोग थे। राजनीतिक बदलाव उन्होंने लाया ना। और अगर सामाजिक बदलाव की बात करें तो यह भी मध्य वर्ग ही था ना। तो जब भी किसी भी स्तर पर बदलाव आता है, ये मध्य वर्ग ही लाता है। यहां पर मुक्तिबोध की कविताओं में जो मध्य वर्ग है उसको समझना होगा ना। आखिर मध्य वर्ग के प्रति मुक्तिबोध का क्या दृष्टिकोण है? कुछ पदबंधों का प्रयोग करते हैं, जैसे इस मध्य वर्ग को वो रक्तपाई वर्ग का कृतदास कहते हैं। रक्तपाई वर्ग कौन है? रक्त चूसने वाला कौन है? पूंजीपति, उद्योगपति, राजनेता, प्रशासक, यही सब लोग हैं ना। ये सब मिले हुए हैं। बताएंगे, अंधेरे में कविता में रात के अंधेरे में जुलूस निकल रहा है। उस जुलूस में नेता हैं, सैन्य अधिकारी हैं, प्रशासक हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, सब रात के अंधेरे में जुलूस में जा रहे हैं। और ये जो जुलूस है ना इन लोगों का, यही रक्तपाई वर्ग है। और साथ में इसमें डोमाजी उस्ताद भी है, समझे? जो हत्यारा है, हत्यारा डोमाजी उस्ताद भी उसमें है। ये तमाम लोग जो हैं, इनके बारे में कवि लिखता है कि दिन में ये सभ्य हैं, दफ्तरों में हैं, अपने कार्य कर रहे हैं सामान्य मनुष्यों की तरह, लेकिन रात के अंधेरे में ये जुलूस बना करके निकल रहे हैं। ये जो वर्ग है जिसको उन्होंने अपनी कविता में, कविता पढ़ूंगी तो बताऊंगी, सारी पंक्तियां आएगी, अभी तो सिर्फ उसको हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। वहां पर ये जो रात के अंधेरे में जुलूस निकलता हुआ दिखाते हैं, यही रक्तपाई वर्ग है, रक्त चूसने वाला वर्ग है। जैसे जोंक रक्त चूसती है ना, देखते हैं जोंक कैसे रक्त चूसती है, अपने पूरे शरीर को समेट लेती है, देखा है, और तब उसके बाद वो रक्त चूसती। ऐसा ये वर्ग है, पूरी ताकत लगा करके रक्त चूसता है, समझ रहे हैं? और मध्य वर्ग को कहते हैं कि ये समझौतावादी मौका परस्त मध्य वर्ग है। इसीलिए कविता लिखते हैं छूट गई बस, उसमें यही कहते हैं कि कैसे अवसर की बस छूट न जाए, इसमें पूरी चेतना लगाकर, पूरी ताकत लगाकर मध्य पर लगा हुआ है। अवसरवादी है, मौका परस्त है और रक्तपाई वर्ग से नाभि नाल बद्ध है। ठीक है, ये रक्तपाई वर्ग का कृतदास है। नाभि नाल बद्ध, नाभि नाल प्लेसेंटा बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। और अभी साइंस में भी एक पहले से ही हो रहा है कि जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ से जुड़े रहते हैं ना, मुंब से, गर्भ से, नाभि नाल से ना, नाभि से जुड़े हुए होते हैं ना, उसी से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यह नाभि नाल बद्ध वर्ग है। ये अपना पोषण कहाँ से पाता है? इन्हीं शोषक वर्गों से। होना तो यह चाहिए था कि ये क्रांति का वाहक बने, जैसे आजादी की लड़ाई के समय हुआ था ना। नेतृत्व तो मध्य वर्ग ने प्रदान किया था, है ना। कांग्रेस में तो मध्य वर्ग ही
प्रमुख था। जनता को संगठित करने का काम यही मध्य वर्ग करता है। यही मध्य वर्ग है जो कि समाज में परिवर्तन लाता है। लेकिन अगर यही वर्ग कला संस्कृति का विकास में यही मध्य वर्ग करता है। पश्चिम में भी जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद एक मध्य वर्ग का जन्म हुआ और उस मध्य वर्ग के पास समय था और तब उस मध्य वर्ग ने साहित्य और कलाओं का विकास किया। उपन्यास उसी से आए ना सामने। तो कला सभ्यता संस्कृति का वाहक संरक्षक निर्माता यही मध्य वर्ग है। यही मध्य वर्ग है जो समाज में बदलाव लाता है। और मुक्ति बोध की निराशा क्या है कि ये गैर जिम्मेदार है मध्य वर्ग, शोषक वर्ग से जुड़ गया है, उनकी चाटुकारिता में लगा हुआ है। आज भी वो स्थिति है ना। आप बार बार देखते होंगे कि फला जो है वो जज हैं, पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं। देखिए सत्ता की चाटुकारी करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं। रिटायर होते हैं और फिर सत्ता पार्टी की ओर से लोकसभा राज्यसभा में चुनकर चले जाते हैं। तो कभी निष्पक्ष होकर वो काम कर पाएंगे? नहीं ना, नहीं कर पाएंगे। हमारे पहले के जो चीफ जज जो हैं, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी राज्यसभा में है। बहुत से लोग ऐसे हैं, पत्रकार हैं, सब लोग हैं। तो यह जो वर्ग है, ये मध्य वर्ग, वो नाभि नालबद्ध है। उसकी नाभि तो अपने पोषण के लिए जुड़ी हुई है शोषक वर्ग से। तो ये जनता का क्या साथ देंगे? दे तो नहीं सकते हैं। जब तक अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे जनता का साथ तो नहीं देंगे। तो ये मध्य वर्ग जो है यह मुक्ति बोध की चिंता का और चिंतन का दोनों का केंद्र है। और इसके लिए ये कहते हैं मुक्ति बोध कि तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। अगर मध्य वर्ग इतना अवसरवादी हो, और अवसरवादी व्यक्ति डरपोक होता है, बहुत डरता है। सही बोल रहे हैं ना? क्योंकि उसकी तो यही चिंता है कि कहीं मुझे कोई खतरे में मैं ना पड़ जाऊं। अवसरवादी व्यक्ति तो ऐसे ना सोचेगा मैं क्यों खिलाफ बोलूं, मैं क्यों विरोध में बोलूं, मैं क्यों खतरा मोल लूं। समझ रहे? तो यह वर्ग जो है कायर भी है, जो सत्ता से गलबहियां डालकर चल रहा है, वह डरपोक भी है। और यही मध्य वर्ग और उसके भीतर का डर अंधेरे में कविता में आता है। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि अंधेरे में जो कविता है वो व्यक्तित्वांतरण की कविता है। व्यक्तित्वांतरण, व्यक्तित्व का अंतरण, यानी व्यक्तित्व बदले, बदलाव की कविता है। ठीक है ना? अंतरण यानी बदलना, व्यक्तित्वांतरण की कविता है। और यह व्यक्तित्वांतरण कैसे होता है और क्यों होता है? जब कविता में देखेंगे आप कि पहला ही जो खंड है उसमें मैं कह रहा है जिंदगी के कमरे में लगाता है कोई चक्कर, है ना, बार बार लगातार। ठीक है, आवाज देती है सुनाई पर वह नहीं दिखता, नहीं है दिखता। ठीक है, पहला ही जो पद्य आपका पैराग्राफ है, पद्यांश है, उसमें ही आप देखें कि मैं और वह दो चीज सामने आती है ना, दो व्यक्ति सामने आता है, लेकिन वास्तव में ये दो नहीं है।
हम सब मैं हैं और हम सब के भीतर एक वह है। महसूस करते हैं ना, मैं है और हमारे भीतर एक वह है। ये वह कौन है? ये वह हमारा विवेक है, ये वह हमारी चेतना है, ये वह जो है उसे मालूम है कि सही क्या है, लेकिन मैं जो है इस वह को दबाए रखता है ना। मैं वह को दबाए रखता है कि नहीं? दबाए रखता है ना। हम सब जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है। हमारी अंतरात्मा बोलती है, बताती है ना, ये मत करो, ये गलत है, किसी को सताओ मत, बुरा है, किसी के साथ अनर्थ मत करो, बुरा है। लेकिन मैं हमें भटकाता है ना। मैं कहता है कि नहीं सताओ, इससे तुम्हें आनंद मिलेगा। आजकल लोग आनंद के लिए सताते हैं। वो समय चला गया जब कोई वजह होती थी, कुछ पाना रहता था तो किसी को सता रहे। आजकल बिना वजह सिर्फ खाटी आनंद के लिए लोग सताते हैं। जैसे तुलसी ने कहा था ना, खल की पूजा की। उन्होंने जब रामचरितमानस में वंदना की है, ईश वंदना, तो खलों की, दुष्टों को भी पूजा की है। और कहते हैं दुष्ट वो है जो अकारण परेशान करते हैं, बिना कारण, कोई उनको लाभ नहीं होगा तंग करके, लेकिन उन्हें मजा मिल रहा है, समझे। तो खैर यहां पर ये देखिए, ये जो मध्य वर्ग है, ठीक है, इसके भीतर वह है, लेकिन हम वह की बात नहीं सुनते हैं ना। मैं हमेशा यह मुझे समझाता है, मैं समझाता है कि फायदा इससे है, घाटा इससे है, लाभ इससे मिलेगा, नुकसान इससे मिलेगा, सुविधाओं की ओर भागो, है ना। अपनी सुविधाओं को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझो और खतरे में मत पड़ो, मुसीबत में मत पड़ो, शोषण के खिलाफ मत बोलो, अत्याचार के खिलाफ मत बोलो, किसी कमजोर के साथ मत खड़े हो जाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम नाहक झंझट में पड़ जाओगे। ये हमारा मैं है ना, और हमारे भीतर एक वह भी है। तो अंधेरे में कविता में भी एक मैं है और एक वह है। पहली पंक्तियों में, प्रथम कुछ पंक्तियों में जो मैं है, और वहां पर यह दृश्य है कि अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है। ऐसा नहीं है कि चारों ओर अंधेरा है और उसमें कमरा है। दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं? हम कहें कि कमरे में अंधेरा है, इसका मतलब है कि कमरे के बाहर उजाला है। चूंकि हम कमरे में कैद हैं, इसलिए हम बाहर के उजाले को नहीं जानते हैं। अपने कमरे को छोड़कर, अपनी सीमाओं को छोड़कर बाहर निकलेंगे, हम उजाले में होंगे, है ना। तो जिंदगी के कमरे में अंधेरा है, ऐसा उन्होंने कहा। ये बड़ी बारीक बात है, जहां से शुरू होती है कविता। अंधेरे में कमरा नहीं है, समझ गए ना। रोशनी है, फर्क यह है कि हम अपने कमरे में अंधेरे कर बैठे हुए हैं। और इसमें मैं एक है, ये मैं कविता में बार बार आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये मैं जो है वह कौन है? वो मध्य वर्ग का व्यक्ति है, जिसके बारे में मुक्तिबोध कहते हैं कि अवसरवादी है। अपनी सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहता है, खतरा मोल लेना नहीं चाहता है, डरपोक है, सत्ता के खिलाफ खड़े होना नहीं चाहता है, ठीक है ना। यही तो चिंता होती है ना, नौकरी चली जाएगी, मेरे भी बाल बच्चे हैं, परिवार का क्या होगा। हाँ, अन्याय हो रहा है तो होने दो, आंख बंद कर लेंगे हम। कोई अनर्थ हो रहा है तो हो जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए, हमें क्या मतलब है। ये
मध्य वर्ग का व्यक्ति है, उसकी यही सोच है, वो डरता है क्योंकि उसे मालूम है कि जो शासक वर्ग है, जो आतताई वर्ग है, जो सत्ता है, वो बहुत मजबूत है, हम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हम अकेले उससे नहीं लड़ सकते हैं। बोलते हैं ना, पूरे प्रशासन से लड़ नहीं सकते हैं, दुनिया से क्या लड़ेंगे, अपनी ही जिंदगी चलानी बड़ी मुश्किल है। करते हैं ना, बर्दाश्त कर लेते हैं सारा अन्याय अत्याचार, खुद पर भी और दूसरों पर भी, आंख मूंद करके रह जाते हैं, है ना। बोलते हैं ना, खून का घूंट पी करके रह गए, कलेजे पे पत्थर रख करके रह गए, होता है ना। ये हम मैं में साहस नहीं है। और वह कौन है? वह हमारी अंतरात्मा है, वो हमारा विवेक है, ठीक है ना। उसे मालूम है सही क्या है और गलत क्या है, और वो डरपोक नहीं है, वह डरपोक नहीं है। उसके भीतर, वह के भीतर कश्मकश होती है। देखते हैं ना, कभी कुछ गलत कर भी दे या चुप रह जाए किसी के साथ गलत हो, तो अंदर अंतरात्मा कचोटते रहती है, कचोटती है अंतरात्मा। लानत है इस जिंदगी पर, हाँ, 2 रोटी के लिए क्या स्थिति हो गई है, गलत हो रहा था, बोल नहीं पाए, है ना। उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी, उस बच्चे की मदद करनी चाहिए थी, होता है ना मन में, नहीं बोल पाए, नहीं कर पाए। तो हमारा जो अंतर मन है, जो वह है, वो विवेक संपन्न है, वो डरपोक नहीं है, और वो चाहता है कि समाज बदले, वो चाहता है कि मनुष्य का जीवन, जो कल्पना, जो फंटेसी, जो सोच रखी मुक्ति बोध ने कि सभी मानव सुखी सुंदर शोषण मुक्त कब होंगे, उस वह की वह सोच है। और वह को यह मालूम है कि यह बदलाव जो है, यह समाज के दूसरे लोगों, जो समाज के बाकी लोग हैं, उनसे जुड़कर ही आ सकती है। क्रांति कभी अकेले में नहीं होती है, क्रांति लोगों के साथ जुड़कर होती है। और यह जो वह है, वो क्रांति में विश्वास करता है। चूंकि मुक्ति बोध का जो चिंतन है, जो उनका मानस है, वो मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित था, प्रभावित था। हालांकि कहीं मुक्ति बोध ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन वो प्रभावित था मुक्ति बोध। तो इनका वह जो है, वो उसी मार्क्सवादी चेतना को लेकर चलता है कि समाज में बदलाव क्रांति से ही आएगी। मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद यही कहता है ना कि क्रांति होगी। क्रांति का गीत गाते हैं ना जी। मार्क्सवाद क्रांति की बात करता है कि समाज जब भी बदलेगा, क्रांति से बदलेगा। और आंदोलन और क्रांति दोनों शब्द में अंतर है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होता है और क्रांति में हिंसा होती है। समझ रहे हैं ना? क्रांति में हिंसा भी होती है। तो उस क्रांति पे विश्वास करता है। और क्रांति क्या कोई एक व्यक्ति लाएगा? नहीं ना, वह तो जनता लाती है। बोल्शेविक क्रांति 1917 में रसिया में जब हुई, तो वो क्रांति क्या सिर्फ लेनिन लाए थे? स्टालिन लाए बाद में? नहीं ना। या चाइना में माओ त्से तुंग लाए थे? नहीं। वहां की आम जनता, किसान, मजदूर, उन लोग क्रांति लाए मिल करके। समझ रहे हैं ना? क्रांति ऐसे आती है। क्रांति समाज में जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनके एकजुट होने से आती है। और क्रांति के खतरे भी हैं ना। तो यह जो वह है, वह क्या चाहता है? मैं को बदलना चाहता है। क्योंकि मैं तो डरता है ना,
मैं तो डरता है। वो वह से मिलना नहीं चाहता है। इस कविता में आप देखेंगे कई बार वह उसके दरवाजे पर आता है, दरवाजा खटखटाता है, सांकल बजाता है, पर ये दरवाजा नहीं खोलता है। फिर अगले दृश्य में देखते हैं वो गुफा पे मिलता है और फिर मैं वहां जाता है और फिर वहां पर उनसे वो नहीं मिल पाता है। बार बार पूरी कविता में मैं वह के पास जाना चाहता है, वह से मिल चाहता है, लेकिन वो कायर है, अवसरवादी है और वह पूरी कोशिश करता है कि मैं को मैं बदल दूं, मैं उसे क्रांति में जोड़ दूं। समझ गए ना? यहां तक कि आगे इतने बड़े व्यक्तिवादी कवि है ना? आगे के बारे में जानते हैं ना? वो व्यक्तिवादी थे, प्रयोगवाद व्यक्तिवाद पर आधारित है और हमेशा उनकी नदी के द्वीप कविता का जिक्र किया जाता है कि हम तो नदी के द्वीप हैं, है ना? स्वतंत्र सत्ता है, ठीक है। और धारा से मिलने का मतलब होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ना। अगर द्वीप धारा से मिल जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। लेकिन वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधमाता, इसको भी पंक्ति को में दे दो। यानी कि ये जो अकेला दीप है, इसकी सार्थकता क्या है? इसकी सार्थकता